नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत। आज शनिवार के दिन हम सप्ताह भर की खबरों का समीक्षा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम 31 अगस्त को जो संघ की बैठक हुई थी केरला में, 3 दिन की मीटिंग चली थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, संघ 1925 में स्थापित हुआ था, तब से लेकर अब अगले साल उनके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस दौरान संघ ने हिंदू समाज में अपनी काफी पैठ बनाई है। हिंदुओं के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। हिंदू धर्म के लिए राष्ट्र की भावना में कूट के भरी है, इसमें किसी को कहीं कोई शक नहीं है। एक राहुल गांधी को छोड़ दे, राहुल गांधी तो राष्ट्र को मानते हैं या नहीं, इस पर भी मुझे कई बार शंका होती है कि राष्ट्र के बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं, कि इनको सिर्फ अपनी सत्ता से ही मतलब है। चलिए, राहुल गांधी को बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो पहले संघ के बारे में आते हैं। 1925 के बाद से अभी तक पूरे देश में संघ की करीब करीब 61,000 शाखाएं चल रही हैं, जो प्रतिदिन लगती, और जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। वहां अनुशासन सिखाया जाता है, राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है और धर्म की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा सप्ताह में करीबन 21,000 साप्ताहिक मीटिंगें होती है, जिसमें संघ से जुड़े लोग शामिल होते हैं। उसमें हर तरह की चर्चा होती है, लोग खुलकर अपने विचार रखते हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उनके कार्यों की समीक्षा होती है। कहीं कमी हो तो उसको उठाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। देखिए, संघ के बारे में एक बात बता दूं, संघ डे टू डे वर्क में कहीं भी शासन में हस्तक्षेप नहीं करता है। बीजेपी संघ का काम सिर्फ संगठन मजबूत करने का है। ग्रास रूट लेवल पे संघ की ही पकड़ है। संघ ही अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बीजेपी के लिए जमीन तैयार करता है, और बीजेपी फिर उस जमीन पे अपनी खेती शुरुआत करती है और फसल लहला काट लेती है। तो संघ का आप कह सकते हैं संघ बीज है और बीजेपी उसका पौधा है। अब संघ और जो कर रहा है वो मैं बता दूं आपको कि 12,000 विद्या भारती स्कूल पूरे देश में संघ चला रहा है, जहां पे करीब करीब 12 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो एक तरह से हम राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम की एक नई पौध तैयार कर रहे हैं संघ के लोग, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा 6,000 स्कूल एकल विद्यालय चलते हैं 27 राज्यों में, जहां गरीब पिछड़े लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आदिवासियों के लिए 10,480 स्कूल खोल रखे हैं, जिसमें आदिवासी छात्र पढ़ते हैं। उनके शिक्षा दीक्षा का, फीस का, यूनिफॉर्म का, खाने का, पीने का, रहने का, हर तरह का प्रबंध किया जाता है। और अपनी प्रोग्रेस के लिए हम वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उनको पढ़ाया जाता है, आगे प्रोत्साहन दिया जाता है। बेसिक शिक्षा के बाद उनको आगे भी उसी तरह से प्रोत्साहन जारी रहता है। वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए करीब करीब 323 जिलों में भारत के और 52,000 गांव में संघ सेवा करता है। यहां पर मैं ये बता दूं कि वनवासी कल्याण आश्रम जो है, बेसिकली आदिवासियों के कल्याण और उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके उत्थान के लिए काम करता है। और भारत के 323 गांव में ये फैला हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि संघ की पहुंच कहां तक है, ग्रास रूट लेवल तक संघ की पहुंच है। इसके अलावा सेवा भारती के माध्यम से 5,000 स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुफ्त गरीबों के लिए स्वास्थ्य की जांच, दवाएं वगैरह दी जाती है। तो ये तो संघ का काम हो गया जो वो जन सेवा के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए सदा समर्पित रहते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदा संलग्न रहते हैं। संघ के करीब करीब 32 संगठन और हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।
और महिला विंग भी है दुर्गा वाहिनी के नाम से। और भी कई संगठन हैं जो संघ से एफिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, संघ के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। अब हम आते हैं जो केरल में मीटिंग हुई थी। देखिए उस मीटिंग में क्या हुआ था कि जो संघ के बीच में और बीजेपी के बीच में अफवाहें उड़ी थी कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है, वो सारी गलतफहमी दूर कर दी गई है और संघ और बीजेपी ने मिलकर 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि संघ ने बीजेपी के साथ मिलकर 2029 के चुनाव की तैयारी कर दी है। उसमें एक समन्वय बैठक हुई, एक समन्वय समिति का भी निर्माण हुआ कि संगठन और सरकार इन दोनों के बीच में कैसे समन्वय रहे, प्लस बीजेपी और संघ इन दोनों के बीच में कैसे समन्वय बना रहे, इसकी भी काफी चर्चा हुई है। और एक निश्चित प्लान बनाया गया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है वो बीजेपी के संगठन को नियंत्रित करेगा। एक तरह से संगठन किस तरह से चलाना है, कैसे चलाना है, उस सब पे नियंत्रण रखेगा। और बीजेपी जो है वो सरकार से रहेगी। सरकार पर संघ का कहीं कोई दबाव नहीं होगा। जो शासन चलाने के लिए जो जरूरी काम करने होते हैं, जिन लोगों को शामिल करना होता है, उस पर कहीं कोई संघ की ओर से कोई रोक नहीं लगने वाली है। ये हिंदू धर्म जो 5 पॉइंट इसमें बनाए गए हैं, जो 5 सूत्रों पर डिस्कशन हुआ है, वो भी मैं बता देता हूं। इस पूरी मीटिंग में संघ से जुड़े 32 संगठनों के करीब 300 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसमें यह कहा गया है कि हिंदू धर्म की सभी जातियों में घुसपैठ करना है और जातीय जनगणना कराना है। तो जो जातीय जनगणना का एक बैलून इंडी गठबंधन ने चलाया है, उसकी हवा निकालने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी को जो पहले हिचक रही थी, अब खुल के इसमें बारे में मैदान में आ गई है कि जातिगत जनगणना कराना है। जातिगत जनगणना होगी तो आंकड़े वैसे भी संघ के पास पहले से मौजूद हैं। संघ ने पहले से जातिगत जनगणना करा रखी है, उनके पास सारी जातियों की कितनी संख्या है इसकी पूरी सूची मौजूद है। बीजेपी और संघ के लोग मिलकर कुटुंब प्रबोधन के जरिए करीब करीब 30 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी पिछली बार 2013 में 19 करोड़ लोगों तक इन लोगों ने प्रबोधन के माध्यम से 19 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बनाई थी राम मंदिर के सिलसिले में। आपको याद होगा राम मंदिर के लिए आपके पास कितने लोग आए थे और राम मंदिर के लिए कैसा जन जागरण अभियान चलाया गया था, ये आप लोगों के ध्यान में होगा। 33% महिलाओं के आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। इससे फायदा ये होगा कि जब अगली लोकसभा आएगी उस समय अगर 33% महिलाएं आ गई तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी। 33% आरक्षण लागू हुआ तो बीजेपी का जो कोर वोट है महिलाओं में नहीं है, काफी महिलाएं बीजेपी को वोट देती हैं, तो बीजेपी का जो स्थिति है 2024 से ज्यादा मजबूत होगी। एक तो ये हो गया, सरकार और संघ के बीच में बेहतर समन्वय के साथ काम होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब ये बीजेपी जो है इस पोस्ट से तो निकल गई है कि जातिगत जनगणना कराना है या नहीं कराना है। अब बीजेपी इस पर पूरे तौर से जुट गई है। अगर 2029 का इनका प्लान सफल रहा तो राहुल तो देखते रह जाएंगे और मोदी जी जो है जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये भी थोड़ा कांग्रेस को चिंता की जरूरत है, सोचना चाहिए। अब हम आते हैं जरा सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के सवाल पर। उन्होंने सवाल उठाया है कोर्ट के सामने कि मैंने गृह मंत्रालय को पिछले 5 साल से लगातार लिख रहा हूं कि इनकी नागरिकता की जांच की जाए। किसी ने एक आरटीआई भी लगाई थी तो गृह मंत्रालय ने कहा था कि इस पर अभी जवाब नहीं दिया जा सकता, इसकी जांच चल रही है।
तो अभी वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं, ऐसा सुना है कि 26 सितंबर को शायद उसकी सुनवाई हो। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो वो कागज पेश किए हैं उसमें ये वो उनका कहना है कि ये 2005-6 में किसी ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर भी थे और सेक्रेटरी भी थे। तो बिना नागरिकता लिए किसी भी विदेशी कंपनी में आप सेक्रेटरी या डायरेक्टर के पद पर नहीं नियुक्त हो सकते हैं, ये सबको एक आम बात है। तो ये उनकी कहना है कि इन्होंने भारत की भी नागरिकता ली है और ब्रिटेन की भी नागरिकता ली है, तो इनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। अगर इनकी नागरिकता रद्द होती है तो इनको अपने संसद सदस्यता खोनी पड़ेगी और चुनाव लड़ने पे इनके भी लग जाएगी। हर बार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये एक रूटीन सा बन गया है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं। कई लोग मजाक करते हैं कि शायद थाईलैंड थकान मिटाने जाते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। मेरा यह मानना है कि वो नई टूल किट के लिए भारत विरोधी जितने भी लोग हैं उनसे मिलने जाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ आके कोई अपनी नई टूल किट का प्रयोग शुरू कर देते हैं। अब देखिए अब क्या करके आते हैं वहां पे। एक अभी आपने देखा होगा जेडीयू से केसी त्यागी को 4-5 दिन पहले ही प्रमुख प्रवक्ता बनाया गया और फिर उनको उस पद से हटा दिया गया। केसी त्यागी को क्यों पद से हटा गया है, ये मुझे जो पता चला है कि केसी त्यागी एक तो बीजेपी का जो इजराइल की नीति है उस पर बड़े आलोचनात्मक रूप अपना रहे थे, उन्होंने एक लेख भी लिखा था। साथ ही जो विरोधी दल हैं उनके सारे मुद्दों का वो समर्थन कर रहे थे। तो उनको पहले तो जेडीयू के संजय झा ने फोन करके कहा कि सर आप ये पद छोड़ दीजिए। तो उन्होंने संजय झा को कहा कि ठीक है मैं नीतीश जी से बात कर लूंगा, पर उन्होंने नीतीश जी से बात नहीं की। तो फिर नीतीश जी ने उनको स्वयं फोन करके कहा कि आप इस पद से त्याग पत्र दीजिए। तो केसी त्यागी का जो रुख है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, जो कि गठबंधन के तौर तरीकों के खिलाफ जा रहा था, गठबंधन के जो शर्तें हैं उसके खिलाफ जा रहा था, इसलिए उनको केसी त्यागी को हटाया गया। चिराग पासवान का भी आपने देखा होगा, चिराग पासवान भी थोड़ा तिरछे बोलना शुरू हुए थे। उनकी अमित शाह के साथ जैसे ही मीटिंग हुई उनके तत्काल सुर बदल गए। तो एक भी गठबंधन बार बार सोचता है कि सरकार में कहीं जूतम पैजाब होगी, उनको बिल्ली के भाग से शिकर टूटेगा और उनको खाने को मिल जाएगा, मतदान तो वो होने वाला है। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 2029 तक चलेगी, और 2029 के बाद देखते हैं क्या परिणाम होता है। अभी तो 100 दिन पूरे होने में कुछ दिन बाकी हैं, 100 दिन पूरे हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर समीक्षा करेंगे। अब कश्मीर चुनाव पे आते हैं। कश्मीर में देखिए 370 और धारा 33 से हटने के बाद काफी सुधार आया है। ये वहां के लोग स्वीकार करते हैं कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है, आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। श्रीनगर में जहां शाम को 6 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता था, रात को 1 बजे तक लोग आराम से घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, टूरिस्ट भी अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। ये तो हुआ है। एक सुधार और भी हुआ है कि पहले जो परीक्षाएं अनियमित रूप से होती थी पूरे हिंदुस्तान में, साल भर का के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती थी वो सारी क्लियर हो जाती थी और अगली परीक्षा के लिए छात्र तैयार हो जाते थे। कश्मीर में 1.5 साल तक पूरा कोर्स नहीं हो पाता था। जो सर्कल था एजुकेशन का कि साल भर में ये क्लास पूरी क्लियर होना चाहिए, वो नहीं पूरा हो पाता था। अब वो पूरा लाइन पे आ गया है। अब लोग नीट जेईई सब कंपटीशन में टाइम से शामिल होने लगे। अब आ जाते हरियाणा चुनाव। हरियाणा चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। वहां मुझे लगता नहीं कि कोई पार्टी डिक्टेटिंग पोजीशन में है कि अपने दम पर पूरा बहुमत ला सकेगी। बीजेपी की जैसे ही लिस्ट घोषित हुई वहां पे विरोध शुरू हो गया। उसके बाद कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं हुड्डा, उन्होंने धमकी दे दी कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे। तीसरी तरफ कांग्रेस ने ये जो एक
नेरेटिव चलाया था पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेके, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गया है कि ये किस तरह से टूल किट चलाते हैं। तो कांग्रेस तो एक तरह से पूरी एक्सपोज हो गई है। उन्होंने इन दोनों के बहाने पता नहीं कितने पहलवानों को जीवन बर्बाद किया है, और ओलंपिक में इस बार भारत का प्रदर्शन काफी शर्मनाक रहा। अभी जो पैरा ओलंपिक हुए हैं उसका बजट मात्र 20 करोड़ था, और 20 करोड़ में, उस 20 करोड़ के बजट में कितने गोल्ड मेडल और कितने सिल्वर मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल लगा है, आप वो डेली देख लीजिए। और ये जो मेन ओलंपिक था इसका 600 करोड़ का बजट था, और रिजल्ट क्या आया है आप लोगों के सामने।